आती है और गंभीरता से तैयारी करना शुरू कर देता है पिता और माता और सारे रिलेटिव्स। सेम सीरियसनेस अलोंग विथ फन, क्योंकि शादी में हम एंजॉय भी बहुत करते हैं, उसी तरीके से एंजॉय करते हुए बिना किसी स्ट्रेस के 23 जुलाई का टारगेट बना लीजिए दोस्तों। फोड़ दीजिए इस लक्ष्य को और 100% दिखा दीजिए जितने लोगों ने भी आज तक आपको कहा है। अगर किसी तरह का कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट आपके सामने आया है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस बार का ये एडमिशन टेस्ट क्लियर करके बताइए दोस्तों, और इस टेस्ट को क्लियर करके ये शो कर दीजिए कि वी हैव द अमेजिंग पावर, और इस पावर को हम 101% आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं दोस्तों। यस, डेट का आना यानी आज के सुबह का अखबार ये दिखा रहा था आपको कि 23 जुलाई 23rd जुलाई नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल अप टू द ब्रिम, बिल्कुल नजदीक आ गए। अब तो कैसा जोश और जुनून है। हाउ इज द जोश माय डियर स्टूडेंट्स? कैसे लग रहा है सब लोगों को कि भैया अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और जितने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं क्लैट 2021 को लेकर के, that particular date will definitely give you the glorious career in your life। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ जरूर करेंगे। कुछ बातें फिगर्स ऑफ स्पीच को रिलेटेड लेकर के होंगी। देयर विल बी सर्टेन एग्जांपल्स, देयर विल बी सर्टेन टेस्ट एंड प्रैक्टिस, बट बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास लेट अस लुक एट दिस ब्यूटीफुल inspiring words। Yes, my dear students, our deepest fear is not that we are inadequate, it is that we are powerful beyond measure। दोस्तों, हमारे अंदर का डर ये नहीं है कि हम इनएडिक्वेट है, हमारे अंदर इनसफिशियंसी है, हम इनफ नहीं है पावरफुल, जबकि डर इस बात का रहना चाहिए कि आप में इतनी ताकत है कि वो मेजर नहीं हो सकती है, वो इतनी पावरफुल आपके अंदर फीलिंग्स हैं जिसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़े बंधे हुए हो। हैव दिस गट्स, हैव दिस फीलिंग एंड प्रेस ऑन। अब प्रेस ऑन करने की बारी हो गई है। अब एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो वेस्ट हो। बैंग ऑन, टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज, वर्ड पावर कैसे इंप्रूव करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कितनी प्रैक्टिस मुझे करनी है, करंट अफेयर्स पे मेरी क्या नजर रहेगी, लीगल की जितनी भी बातें मुझे कैसे पढ़नी है, राइट, एवरीथिंग, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन एलोबोरेटिवली आपका सिलेबस बन जाना चाहिए, आपका खुद का टाइम टेबल बनना चाहिए। सुबह उठने से लगाकर रात तक सोने तक का हर एक मुद्दा, हर एक घंटा, हर एक जो कंपोनेंट है आपकी लाइफ का, आने वाले चंद दिनों के लिए बिल्कुल नया होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्शनली पैशनेटली तैयारी करने वाला होना चाहिए, और लग जाना चाहिए आपके पिता को, माता को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को और खुद को कि यस, दिस टाइम आई एम ऑन राइट ट्रैक। ऑल राइट, तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सुबह का अखबार जब पढ़ा तो आपको बधाई देने का मन किया। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू हु इज देयर विद मी, और सबको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई है। हम आज के सेशन में फिगर्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लेने वाले हैं और मैं बहुत सारी बातें आपको पूछने वाला हूं, तो अपना पेन पेपर लेकर के भी तैयार रहिए और अपने फिंगर्स को एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आज टाइप करनी पड़ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मुस्कुराइए, चेहरे पे लेकर आ जाइए मुस्कुराहट और आंखों में लेकर आ जाइए चमक। यस, अहले दाना चाहिए वक्त के फरमान को, वक्त बदलते बदल जाना चाहिए इंसान को, और जो न बदले देखकर वक्त के तूफान को उड़ा डालता है ठोकरों से वक्त उस इंसान को। तो दोस्तों, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, वी आर रेडी टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन अवर लाइव्स, एंड हियर वी गो विद आवर फर्स्ट स्लाइड that is associated with figurative language। दोस्तों गौर से देखिए, हम figurative language की बात करने वाले हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसमें figures of speeches यूज होते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हुए, चीजों को वापस कनेक्ट करते हुए 2-3 एक्स्ट्रा फिगर्स ऑफ स्पीच को लेने वाला हूं, एंड देन देयर विल बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। यस, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? श्रुति, शालिनी, प्रिया, योगेश, प्रकृति, right, everybody, Yogesh, I wave to you very positively, I express all my blessings to you all my power to you all, so that your power is doubled and tripled and fourfolded, so that you actually achieve your dream, and the kind of smile which I want to see on your face will be a kind of मेरे लिए वो गुरु दक्षिणा के रूप में होगी, और ये पूरा प्लेटफॉर्म उस समय बहुत खुशियां मनाएगा जब आपको आपका ओरिएंटेड टारगेट अचीव होगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गौर से देखिएगा, लिटरल वर्सेस फिगरेटिव लैंग्वेज। हम लिटरल और फिगरेटिव लैंग्वेज को डिफाइन पुनः करते हैं दोस्तों। लिटरल लैंग्वेज क्या होता है? यू से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। इफ आई से समथिंग एंड इफ द मीनिंग इज द सेम विच आई कन्वे, तो वो लिटरल मीनिंग है। यू मेक नो कंपेरिजन्स, when you talk there is no comparison in your speech, and you do not exaggerate or understate the situation. That particular language, that particular convey is known as literal language. Now what is figurative language? Let us have a look. Okay दोस्तों, देखते हैं figurative language क्या है। You don't say exactly what you mean, you do compare, you do exaggerate, and you do understate the situation. You use similes, metaphors, hyperboles, and other figures of speeches to make your writing more exciting, to make your speech more exciting, to make your expressive power more pointed, and to bring that influential power in our speech or writing. We do use figurative language. All right, let us move forward. Literal or figurative? See, आप बताना, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट में ये लिटरल स्टेटमेंट है या फिगरेटिव स्टेटमेंट है। गौर से देखिए, स्क्रीन पे आ जाइए, सबकी नजर स्क्रीन के ऊपर और सबका खुद का आंसर आना चाहिए। सबके आंसर आई वांट टू नो, आपको सबको शेयर करना अपना आंसर। पहला स्टेटमेंट है द वाटर वॉज राइजिंग इन द रिवर बिकॉज ऑफ द रेन। ये स्टेटमेंट लिटरल है या फिगरेटिव है? सोचिए। हर टीथ आर लाइक स्टार्स बिकॉज दे कम आउट एट नाइट। ये लिटरल लैंग्वेज में बोला जा रहा है या फिगरेटिव लैंग्वेज में बोला जा रहा है? आप सोचिए, अंडरस्टैंड करिए, इस चीज के ऊपर अपना ब्रेन लगाइए। जो कहा जा रहा है वो हूबहू मतलब निकलता है वर्ड फॉर वर्ड, या उसका कुछ अंडरलाइनिंग मीनिंग निकल रहा है, राइट? वन मोर स्टेटमेंट, व्हेन शी सिंग्स हर वॉइस इज लाइक वेलवेट। जब वो गाती है तो उसकी आवाज मखमली होती है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द क्लास डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। आधी क्लास ने तो असाइनमेंट तक नहीं लिया। यस। Next, I'm so hungry, I could eat a horse. Next, Mike was so angry, Mike इतना गुस्से में था, that steam was coming out of his ears, उसके कानों से धुएं निकल रहे थे। Now what kind of statement is this? Is this a literal statement or a statement that is associated with figurative language? Yes. Next, the zebras cried when the wise old elephant died. Zebras बहुत रोए बेचारे जब एक बुजुर्ग बुद्धिमान हाथी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो आप सामने देख रहे हो, ये स्टेटमेंट जो आप अपने स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे आराम से देख रहे हो, कंप्यूटर पे आराम से देख पा रहे हो, क्या ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट हम नहीं बोलते हैं? ऐसे क्या स्पीच हमारे जो डे टू डे लैंग्वेज में हम इस्तेमाल नहीं करते? यस, वी डू। So there are certain statements which are absolutely straightforward, and there are some statements which twist and turns and then goes indirectly into the meaning, right? Yes. Then आगे सेंटेंस देखिए, I have told you a million times to clean up your room. मैंने तुम्हें 10 लाख बार बोला है कि तुम तुम्हारा कमरा साफ करो। अब प्रैक्टिकली क्या किसी ने आपको 10 लाख बार बोला है? तो ये सब आप सोचिए, इसको एक्सप्लेन करना, इस रिलेटेड सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पे बात करना, प्रैक्टिस होना, ये इनिशियल जो 8 सेंटेंसेज है, दीज आर जस्ट अ माइंड, यू नो, क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन के लिए। आपका मस्तिष्क थोड़ा एक्सीलरेट हो जाए, आप ट्यूनिंग में आ जाए और आप मेरे साथ 1-on-1 आज पूरी क्लास में बैटिंग करेंगे दोस्तों। मैं बॉल फेंकूंगा और आपको उस बॉल पे चौका छक्का मारना है, डक पे आउट नहीं होना है, प्लीज। यस, पूरा का पूरा अटेंशन। या चलिए दोस्तों, और देखिए, द स्नो वॉज कमिंग डाउन बाय द बकेटफुल्स। बकेटफुल से स्नो बाहर आ रही थी। लिटरल या फिगरेटिव? सोचिए। Mary is always dressed neatly. Is it literal sentence or a figurative sentence? Next, Native Americans believed that sun was a god. Native Americans को हमेशा belief होता था कि सूरज एक भगवान है। आगे देखिए, These bags are so heavy, my arms are falling off. ये बैग इतने भारी है कि मेरी हाथ ही टूट रहे हैं। Figurative या literal? Yes. Mrs. Brown sometimes gives us too much homework. ये मैडम बड़ी खतरनाक है भाई, जब भी कभी ये होमवर्क बहुत ज्यादा देती है। मिसेस ब्राउन गिव्स अस टू मच होमवर्क। यस, लिटरल फिगरेटिव, I can see the answers. Beautiful.
I am so happy that you are so much actively involved in the class and you are looking at the sentences and trying to give the answers at your own knowledge. That's fantastic. Thank you so much for such a wonderful active participation and this activation, this involvement, ये जो उत्साह, उमंग, जुनून, जोश, पैशन है, वो आपको लगातार रोज बनाए रखना है. And we will try our little best to come up with lot of other exciting things to you. कल से हम बहुत स्पेसिफिकली पैसेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके सामने पैसेज आने वाला है और उस पैसेज में हो सकता है टोन का क्वेश्चन आए, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आए, इंटरप्रिटेटिव लेवल पर, इवेल्युएशन लेवल पर, एक्सप्लेनेटरी लेवल पर या लिटरल लेवल पर क्वेश्चन आए. इन तमाम बातों पे कुछ पैसेजेस अब फॉलोइंग क्लासेस में आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं. पर बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच टुडे. हियर वी गो. सो ये जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े, इस पर्टिकुलर चित्र को देखिए दोस्तों. दिस इमेज सेज व्हाट, एंड आई थॉट दैट वाज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच. नो, फिगर ऑफ स्पीच को इतनी जल्दी से इजीली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है. फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच. यू शुड नो हाउ टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे. 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच पे बात करने वाले हैं, स्पेशली सिमिली, देन हाइपरबोली, देन एलिटरेशन, देन विल डू मेटाफर, personification and onomatopoeia. जिसमें से ये जितने भी है उन सब के फर्स्ट लेटर को देखिए, SHAMPO and one more O, oxymoron, SHAMPOO, शैम्पू. आपको शैम्पू करना है, इस शैम्पू को करिए और अपने मस्तिष्क के बालों को सुलझाइए. उसमें उलझने नहीं पड़नी चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी टैंगल्स, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर हेयर. ओके, सो सिमिली क्या होती है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है. हाइपर में एक्सेजरेशन करते हैं, अतिशोक्तिपूर्ण बात करते हैं. एलिटरेशन के अंदर अनुप्रास अलंकार होता है. यू सी द रेपिटेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स. मेटाफर रूपक अलंकार एंड पर्सोनिफिकेशन इन विच यू गिव ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन लिविंग एंड इनएनिमेट थिंग्स. ओनोमोटोपोइया, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीचेस दैट मस्ट बी लर्न्ड एट योर पार्ट, बिकॉज इन द प्रीवियस years there were certain questions related to this particular figure of speech. And then there is one more very important figure of speech, that is oxymoron. oxymoron का मतलब होता है टू ऑपोजिट थिंग को साइड बाय साइड रखना. इस पे ऊपर बात करेंगे, एक एक के ऊपर बात करते हैं. चलिए एक एक के ऊपर बात करते हैं. चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्टिकुलर figure of speech, that will be simile. But before simile comes, there is technical again issue with it. No issues for that. Let me fix it out. दोस्तों मैं फिक्स करूं उससे पहले आप पूरा का पूरा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे ले जाइए और उस पर्टिकुलर डेट को याद कर लीजिए, जो डेट आपको क्या करने वाली है, जो डेट आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली है. ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले एक एक फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे. राइट, और जल्दी से ये टेक्निकल एरर बस कवर अप हो गई है. एब्सोल्युटली ओके. चलिए दोस्तों बात करते हैं सिमिली पे. बात करते हैं सिमिली यानी उपमा अलंकार. उपमा अलंकार का मतलब होता है जब आप तुलना करते हो तो एज और लाइक शब्द आएंगे. पढ़ते हैं इसके ऊपर. ये देखिए, कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज. दो अनलाइक चीजों की कंपैरिजन है. आप इस इमेज के साथ देखिए दोस्तों. हर आईज वर लाइक स्टार्स, उसकी आंखें स्टार्स की तरह थी. ये स्टार्स के इमेज दिख रहे हैं, लाइक वर्ड आया हुआ है. हर आईज आर बीइंग कंपेयर्ड विद स्टार्स. तो दो चीजें जो है बिल्कुल अनलाइक हैं और दोनों में कंपैरिजन क्या है? शाइनिंग आईज. जितना शाइन स्टार्स में है उतना ही उसकी आंखों में है. इन द सेम वे यू कैन सी दिस अगेन एग्जांपल. सुजैन इज एज जेंटल एज किटन. सुजैन, मीता, सीमा, राखी, किसी का भी नाम यहां पे समझ लीजिए आप. सुजैन उतनी ही जेंटल है जितना कि कोई छोटा बच्चा प्यारा सा बिल्ली का किटन होता है. राइट, सो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन सुजैन एंड द जेंटलनेस ऑफ किटन. और लाइकनेस, एक समानता निकाली जा रही है. अब हमेशा ध्यान रखना, एज लिखा हो या लाइक लिखा हो, दो असमान चीजों के बीच में तुलना हो तो सिमिली. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हाइपरबोली यानी अतिशोक्ति. अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा करके बात कहना. कैसे? एन एक्सेजरेशन सो ड्रामेटिक नो वन कुड बिलीव इट, ओवरस्टेट टू एम्फेसाइज अ पॉइंट. एक पॉइंट को एम्फेसाइज करने में आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात कह देते हो. जैसे आप देखिए, दिस बैग वेज अ टन.
इस बैग ये बहुत भारी है भाई साहब, 1 टन का है, कैसे उठाऊं, मेरा तो हाथ टूट गया। ये कौन बिलीव करेगा? भारी होगा, दैट मे बी ना, वेट बहुत होगा इसका, लेकिन 1 टन तो वेट नहीं है ना, एग्जेजरेट किया गया, राइट। और देखिए दोस्तों, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन अप योर रूम। मैंने 1 लाख बार 10 लाख बार तुम्हें कह दिया कमरा साफ करो, कि बार मम्मी पापा डांटते हुए कहते हैं। दोस्तों, नोबडी टेल्स यू अ मिलियन टाइम्स एनीथिंग। फिर भी ऐसे एक्सप्रेशंस हम सुबह शाम अपने कानों से सुनते हैं, बोलते भी हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एलिटरेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, गौर से देखना। द रिपीटिंग ऑफ द सेम लेटर, एक ही लेटर का जब रिपीटेशन होता है और साउंड का, स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड इंक्लूडिंग टंग ट्विस्टर्स, वो एलिटरेशन की कैटेगरी में आते हैं। उसे हम अनुप्रास कहते हैं। और इस अनुप्रास को गौर से समझना दोस्तों, और इसलिए गौर से बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, हर एग्जांपल का मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। यस yes. Achha, I am trying my level best to speak in both the languages, because there are students who have the capacity to understand in Hindi only. So I will have to become a bilingual to make majority of the student understand. So alliteration is a kind of figure of speech in which what you find the repeating of same letter or sound, especially the consonant letter or consonant sound, including tongue twisters. Look at the examples. Miss Warren was worried when Wendy was waiting. Now see, you look at the repetition of the letter W. Wendy was waiting. This repetition of letter comes in the category of alliterative line, a line which has alliteration. One more example for you. Look at this example. Rubber baby baggy bumpers. Now double B, then one more B, baby का second B, फिर buggy का B, then bumpers का B. Again repetition of B later, again and again, alliteration. One more example. Look at this example. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Do you get it? ये तो टंग ट्विस्टर है, ये कितनी बार ही हमने बचपन में पढ़ा है, सुना है, बहुत बार हमारे ऊपर ये बोला भी गया है, जल्दी से बिना देखे इसे फटाफट 10 बार बोल के बताओ। यस, ये जो फन में हमने सीखा था दोस्तों, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फील किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच को, वो एलिटरेशन को किया जाता है। वैसे एलिटरेशन सिंपली 1 और 2 वर्ड में भी एक लेटर रिपीट हो रहा है इनिशियली स्टार्ट में, तो एलिटरेशन की कैटेगरी में ही आता है। ऑलराइट, सी वाई, ओके नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिटरेशन इन पोइट्री, प्रोज में आप और हम बातचीत करते हुए वी डू यूज सर्टेन वर्ड जिसके अंदर ऐसा तुकांत होता है। नाउ एलिटरेशन इन स्पेसिफिकली पोइट्री में लिटरेचर वालों को हम पढ़ाते हैं। यू लुक एट दीज लाइन्स, पोइटिक लाइन्स, इट वुड बी वंडरफुल टू यू नोटिस द ब्यूटिफुल थिंग। दोस्तों, इमेज के साथ में भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अ फ्ली एंड अ फ्लाई इन अ फ्लू वर imprisoned. So what could they do? Said the fly, let us flee. Let us fly, said the flea. So they flew through a flaw in a flue. Now repetition of letter F is very prominent in these lines, and the lines which you see are associated with poetry, and poetry uses the great use of figures of speech. After the poet uses different kinds of figures of speech, a poem becomes a poem. कविता कब बनती है? जब उसमें म्यूजिकलिटी हो, जब उसके अंदर राइम स्कीम हो, जब उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगरेटिव रेटोरिक लैंग्वेजेस को यूज किया गया हो। सो स्पेसिफिकली द फिगर्स ऑफ स्पीचेस वर इन्वेंटेड जस्ट टू गिव द हाई इंटेंसिव पॉइंटेड मीनिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएम्स। तो कविताओं को कविताएं बनाती है ये अलंकार। ओके, आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। यस, एफ इज रिपीटेडली सो मच टाइम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेटाफर इज रूपक, लाइक सिमिली। एज वी हैव सीन दैट सिमिली में हम क्या देखते हैं? कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों। सिमिली में जैसे हम क्या देखते हैं? ओनली कंपैरिजन देखते हैं, वैसा ही कंपैरिजन मेटाफर में भी होता है, बट देयर इज लैक ऑफ द यूज ऑफ द 2 वर्ड्स लाइक और एज जैसा यूज नहीं करता है। गौर से देखेंगे इस पूरी डेफिनेशन को। यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आप लाइक और एज नहीं देखेंगे। कॉलिंग वन थिंग अनदर, सेइंग वन थिंग इज समथिंग एल्स।
किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के हिसाब से बात करना। उदाहरण देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट। ही इज अ लायन व्हेन ही फाइट्स, जब वो लड़ता है तो वो शेर होता है। दोस्तों वो एग्जैक्टली शेर होता है क्या वो लायन बन जाता है, या ये सेंटेंस ये कहना चाहता है ही फाइट्स लाइक ए लायन फाइट्स विथ अदर एनिमल्स, जैसे शेर दूसरे जानवरों से लड़ता है पावरफुली, वैसे ही ये लड़का या ये लड़की आर्मी के रूप में, फौजी के रूप में या फाइटर के रूप में दूसरों से लड़ता है। सो ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद लायन, बट ही पर्टिकुलरली ऑथर इज नॉट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। कंपेरिजन है, अनलाइक थिंग्स में है, दो डिफरेंट थिंग्स में है, बट लाइक और एज जब उसमें नहीं होता है वो मेटाफर होता है। ये याद रखना। अभी एग्जाम्पल आने वाला है और आपको देखना होगा, सेंटेंस को समझ के बताना होगा। अगला एग्जाम्पल, हर आईज वर स्पार्कलिंग एमरल्ड्स, उसके आईज स्पार्कलिंग एमरल्ड थे, एमरल्ड जैसे थे, जैसा शब्द यहां मिसिंग है। लाइक एंड एज, बोथ द वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस सेंटेंस, while when we add like or as to understand this sentence we automatically get the meaning. So this particular example belongs to metaphor. Okay, one more beautiful sentence. Look at the sentence, my love is red red rose, मेरा प्यार लाल लाल रोज की तरह है। ना उसी इसके अंदर आपको मेटाफर तो दिख ही रहा है। अगर मेटाफर ऑप्शन में नहीं है तो आर आर एंड आर, रिपीटेशन ऑफ लेटर R thrice takes this sentence to one more figure of speech, that is alliteration. अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ऑप्शन के अंदर alliteration और मेटाफर दोनों आ गए, तो it never happens, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। Either the examiner will give you in the option metaphor or alliteration, both the option cannot come, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ही उत्तर लगते हैं, इसका मतलब प्रिपरेशन ठीक नहीं है, तैयारी मजबूत नहीं है, बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। personification, what is personification? Personification is something in which the writer gives human like characteristics to a non living or inanimate things। चलिए पढ़ते हैं, डेफिनेशन गौर से देखते हैं दोस्तों। गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है, जो जीव नहीं है, जो लिविंग नहीं है, उनके बारे में ऐसी बात करना जैसे कि वो लिविंग थिंग्स हो। राइट, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, गौर से देखना। द एंग्री फ्लड वाटर्स स्लेप्ट द हाउस। अब कोई घर है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे बना है और वहां पे फ्लड आ गई वेव्स के साथ में, और उस फ्लड को कैसा बोला गया? एंग्री फ्लड वाटर्स स्लैप्ड द हाउस। गुस्सेल जो बाढ़ के पानी ने घर को जोर से स्लैप किया। नाउ हु स्लैप्स अस? ईदर ही इज आवर फादर और शी इज आवर मदर और समटाइम्स आवर फ्रेंड। अपन गलती करते हैं तो अपने को स्लैप पड़ जाता है जोर से, तो स्लैप देने का काम हाथ करता है, और हाथ किसी व्यक्ति का ही होगा, स्त्री पुरुष का ही होगा। बट फिर भी यहां पे पर्टिकुलरली दिस सेंटेंस सेज दैट एंग्री फ्लड वाटर्स स्लैप्ड। नाउ फ्लड वाटर्स विच इज नॉट लिविंग थिंग, उसके बारे में ऐसी बात की जा रही जैसे कि उसका खुद का जीवन हो। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग इम्पोज्ड एंड गिवन टू दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, जिसके अंदर आप देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, मजा आएगा दोस्तों। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, सूरज आज हम पे हंस रहा था। Now, can you see a sun smiling? आप ऊपर देखते हैं तो आपकी आंखें चुंदिया जाती है, बट देर आर सेंटेंस अपन बोलते हैं, है ना। पेड़ ने मेरे पर प्यार से हाथ फेरा और मुझे छांव में बैठा दिया। यू नो, पेड़ की छांव में जब आप बैठते हैं तो एक फीलिंग आती है कि कितना सुकून मिल रहा है। धूप में चल रहे थे, छांव में बैठ गए, सुकून मिला, तो मन में एक फीलिंग आई, आहा हा, ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी की गोद में बैठ गया हूँ या मैं पेड़ की गोद में बैठ गया हूँ ना। पेड़ की गोद तो होती नहीं है, फिर भी ऐसे शब्द बोलते हैं, हम सोचते हैं, माइंड में लाते हैं। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्यूटीफुल, ओनोमैटोपोया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। आप में से किसी को पता है व्हाट इज ओनोमैटोपोया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस वर्ड? कितने लोगों ने इस वर्ड को पहले कभी सुना, समझा या पढ़ा? लेट मी नो, आई वॉन्ट टू नो द आंसर। यस यस, कौन बताएगा? बताओ। I can see some of the answers. I can see some of the students live with me. हर्षा, शिवा, प्रकृति, प्रीतो, बताओ भैया। करुणा गुप्ता,
I want to know how many of you have seen this word earlier, how many of you know the meaning of this word earlier, how many of you can give any of the example of this particular figure of speech. If so, let me know. If so, let me know. Yeah, tell me, Prakriti. What do you know, Prakriti Shivi? Tell me. What do you know about this word? Onomatopoeia. No, sir. Akshita says no, sir. See, it's very simple. Akshita and all other viewers, और आज देख रहे हैं और बाद में देखने वाला सबको संबोधित कर रहा हूं. This particular word means what? When you pronounce a certain word, the pronunciation or the sound of that word is the meaning. Now see, if I say T-I-G-E-R, tiger, टाइगर का साउंड जो हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन है, दैट डजंट मीन द टाइगर. लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड ही उनका मीनिंग बन जाता है. ओनली हियर नॉट नो अबाउट इट. अच्छा, सुना है लेकिन जाना नहीं है. मी बट कांट रिमेंबर. सुनीता जायसवाल से सर सुना तो है लेकिन याद नहीं आ रहा. A word that copy of a sound. Probably yes. Okay, let me give you the examples. For example, look at this definition. The use of a word to describe or imitate a natural sound made by an object or action. Words that sound like what they mean. Very important last line. Words that sound like what they mean. कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं. यस, ये देखो एग्जाम्पल देखो. धीरे धीरे उड़ता हुआ कोई आया कॉर्नर में. बिल्कुल. अब उसके बारे में देखो. BUZZ, बज. आपने छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खासतौर से जब बारिश हो रही होती है तो, या शाम की लाइट लगाते हैं तो ट्यूबलाइट के आसपास जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं वो कैसा साउंड करते हैं? बजिंग साउंड. बज मीन्स बज. बज का कोई और दूसरा मतलब नहीं होता है. हियर somebody is like पंच दे रहा है किसी ठा, तो क्या बोला आपने? क्या वर्ड देते हैं? फॉ. डिशुम. नाउ डिशुम वर्ड का मतलब क्या होता है? डिशुम इज डिशुम. इसी तरीके से और देखिए, ये छोटी सी स्पैरो दिख रही है, वो क्या कर रही है? वो बोल रही है. स्पैरो जो बोलता है तो क्या कैसे बोलता है? नाउ लुक एट दिस वर्ड. ट्वीट, ट्वीट. नाउ द वर्ड्स ट्वीट, ट्वीट मींस व्हाट? ट्वीट, ट्वीट. This particular punch is what? Paw. This particular insect is buzzing. What more? Can you see this racing car? How does it sound? Racing car कैसे बोलती है? ये देखो आप दोस्तों. Zoom. ऐसे निकलती है. तो the zoom word means the sound of this particular word. Okay. Next, snake. ये देखो आंसर दिया है कनक प्रज्ञेश. The snakes are hissing and the bees are buzzing. Yes, snake दिख गया और यहाँ पे साउंड कौन सा आ रहा है? Hiss. हिसिंग साउंड स्नेक से आता है. बजिंग साउंड इंसेक्ट से आता है. जूम साउंड रेसिंग कार से आता है. ट्विटर, फ्लटर, है ना, रोरिंग, इट क्रैक्ड. कोई आप लॉग को या छोटी सी वुडन पार्ट को तोड़ते हैं तो क्रैक साउंड आता है. क्रैक. और तूफानी हवाएं चल रही होती तो बाहर के जो पेड़ होते हैं वो रोरिंग साउंड करते हैं, हाउलिंग साउंड करते हैं. हाउल, रोर, मर्मर, ट्वेट, बज, हिस, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ओनोमोटोपेया के कैटेगरी में आएंगे. याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीमोरॉन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच. बहुत गौर से देखिए दोस्तों. वर्ड्स और फ्रेजेस इन विच contradictory or opposite terms are used together. Now suppose this word and उसके बाद में एक और word दिया गया. ये दोनों ही words एक दूसरे के opposite है. दो opposing words, putting two opposing words together, it is known as oxymoron. One more word is there, antithesis. उसमें क्या होता है? Two opposite ideas are put together. Ideas, complete sentences. What is paradox? पैराडॉक्स इज ऑल्सो विरोधाभास. उसमें भी अपोजिट बात होती है. बट पैराडॉक्स में मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. हाफ ऑफ द सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट्स व्हाट हैज बीन कन्वेड इन द अदर हाफ ऑफ द सेंटेंस. तो बहुत अलग अलग है. दोनों तीनों को एक ही कैटेगरी में रखने की भूल नहीं करना है. चूंकि पैराडॉक्स एंड एंटीथेसिस लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल्स आपके आ सकते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर figure of speech with you. Now look at the example. चलिए. yes, विरोधाभास. अभिषेक, विरोधाभास का मतलब होता है paradox. हमेशा ध्यान रखो. oxymoron is different. Now jumbo shrimp. और देखिए act naturally. कितना बड़ा वर्ड है. आप जब कोई एक्ट कर रहे होते हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, नाटक देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं,
उसमें उस एक्टर को कह रहे हैं भैया आपको एक भिखारी का एक्ट करना है। अब वो व्यक्ति भिखारी नहीं है, फिर भी उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्ट नेचुरली। सो नेचुरल तो वो अपनी नेचुरल एक्टिंग करेगा, भिखारी की कैसे एक्टिंग करेगा, राइट, है ना। और देखिए, ही इज एन एडल्ट चाइल्ड, वो चाइल्ड भी है और वो एडल्ट भी है। टू अपोजिंग आइडियाज एक साथ रखे गए हैं। काइंड, काइंड के साथ में CRULTY, काइंड क्रूअल्टी। सर्जन होता है ना, सर्जन जब शल्य चिकित्सा करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, तो वी हैव टू डिपेंड ऑन द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द नाइफ ऑफ ए सर्जन। सर्जन के नाइफ के काइंड क्रूअल्टी पे डिपेंड करना पड़ता है, बिकॉज वो क्रूअली अंदर तो जाएगा, लेकिन काइंड इसलिए क्योंकि वो ऑपरेट करके अपने को ठीक कर देगा। और देखिए दोस्तों, क्लाइंब डाउन, अब क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ना, डाउन यानी नीचे। अपन सीढ़ी से नीचे आ रहे हो तो यू से दैट प्लीज क्लाइंब डाउन। नाउ क्लाइंब और डाउन दो अपोजिट आइडियाज एक साथ रखे गए हैं। ओके, यस, बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, क्रूअल काइंडनेस, कनक, एब्सोल्युटली करेक्ट, योर एग्जाम्पल्स आर फैंटास्टिक, थैंक यू, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बेबी ग्रैंड, अब ग्रैंड कैसी होगी, बेबी तो बहुत छोटा सा होता है, लाइक ना चौड़ाई में लंबाई में, बेबी ग्रैंड बोलना। यस, टीकाराम सैनी से ये कौन सी क्लास है? दिस क्लास बिलोंग्स टू क्लैट 2021। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट को जो क्लियर करना चाहता है उसके पैसेजेस में से कुछ सवाल बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आते हैं। सो वी आर जस्ट लेटिंग आवर स्टूडेंट्स नो हाउ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर के ऊपर हमने बात करी है, राइट। और उसके बाद आप गौर से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उन एग्जांपल्स पे आप गौर करेंगे और उन एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही आगे की क्लास के सारा का सारा तय होगा कि हाउ मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द गिवन नोट्स। सो हियर वी गो। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोली, एलिटरेशन और ओनोमाटोपिया, इनमें से कौन सी चीज है? पहला एग्जांपल है द स्ट्रीट कार्स आर लाइक frosted cakes covered with snowflakes. Which figure of speech? ऊपर सारे दिए हुए हैं, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आई वॉन्ट टू नो, ये पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है, हाइपरबोली है, या फटाफट टाइप करके बताइए। नंबर 1 डैश, ये सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद इसके मैं आपके दूंगा क्या आंसर भी दूंगा। पहला है द स्ट्रीट कार्स आर लाइक फ्रॉस्टेड केक्स कवर्ड विथ स्नोफ्लैक्स। दूसरा, the west wind dances down the road. The west wind dances down the road. Yes, बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, एब्सोल्यूटली, आई लाइक दी पार्टिसिपेशन, आई लाइक दिस एक्टिवाइजेशन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक साथ आंसर दूंगा मैं। थर्ड सेंटेंस गौर से देखिए। अ ट्रेन इज ए ड्रैगन दैट रोड्स थ्रू द डार्क। A train is a dragon that roars through the dark. Yes, he is a honest thief. अभिषेक गुप्ता, मैं जो अभी दे रहा हूं उसके आंसर दो। I want to see. जो पढ़ा है वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी आपके सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, सीधे सीधे इनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट, द बैंड प्लेड टू ए स्मॉल क्राउड एट द कॉन्सर्ट। द बैंड प्लेड टू ए स्मॉल क्राउड एट द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट, बताइए क्या लिखा है दोस्तों? सी इज एज टाइनी एज अ माउस। सी इज एज टाइनी एज अ माउस। Yeah, good. Next, her blonde hair shined like the sun. Her blonde hair shined like the sun. Next, Suzanne suddenly stretched slowly. Suzanne, Sharmila, Seema, Sarita suddenly stretched slowly. Yes. Akshita says in the third we have personification, sir. A train is a dragon that roars through the dark. हाँ, और गौर लगाओ, गौर से देखो। तो there are 7 sentences on your screen. I give you like 15 seconds to
read them again and write your answer in your notebook along with your typing, ताकि अभी जब आप क्लियरली देखेंगे मैं इसके सारे आंसर्स बताऊंगा, सो दैट आपको आराम से समझ में आ जाएगा और कहाँ गलती हुई उसको रेक्टिफाई भी करना है। कुछ लोग बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, बहुत पावरफुली ठीक लिख रहे हैं और मैं हैप्पी हूँ। आई एम हैप्पी द वे द आंसर्स आर कमिंग। ओके, चलिए आंसर्स पे चलते हैं। एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन। नंबर 1 पे क्या था दोस्तों? की दे रहा हूं मैं आपको। नंबर 1 पे क्या सेंटेंस था? द स्ट्रीट कार्स आर लाइक फ्रॉस्टेड केक्स कवर्ड विद द स्नोफ्लैक्स। आप यहां पर लाइक वर्ड देख चुके थे, लाइक वर्ड देखते ही क्लियर हो गया। सो इट वाज सिमिली। यस, how many of you have done simile with the first sentence? Those who have done simile with the first sentence, I clap for them. Congratulations, bravo. Here we go with the second sentence. What is the second sentence? The west wind dances. Now who is dancing? Who is dancing? Who does dance? Actually dance karta kaun hai? Who dances? Human beings dance, women dance, male dance, female dances. Okay, boy and girl dances. लोग नाचते हैं दोस्तों। वेस्ट विंड तो एक एयर का नाम है, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया गया है। यस, पर्सोनिफिकेशन। स्नेहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच स्नेहा। यस यस। नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अ ट्रेन इज अ ड्रैगन दैट रोड्स थ्रू द डार्क। अ ट्रेन इज अ ड्रैगन। ट्रेन को ड्रैगन बोला गया है। ट्रेन इज ए ड्रैगन और ट्रेन इज लाइक ए ड्रैगन। ट्रेन खुद ड्रैगन होती है क्या? ड्रैगन अलग है, ट्रेन अलग चीज है। उन दोनों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। व्हेन कंपैरिजन इज मेड वी हैव ईदर सिमिली और मेटाफर। लेकिन सिमिली के अंदर एज और लाइक आता है और इस सेंटेंस में एज और लाइक नहीं है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ? मेटाफर, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है दोस्तों? अच्छा लगना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी, जो यंग ब्लड मेरे सामने बैठा है और जो ये सुन रहा है और आगे भी सुनता रहेगा, I am so much excited and thrilled to meet you always. So how many of you are liking this class? ये ना, कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार बात तो ठीक बता रहे हैं सर। इसी तरीके से मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, ओनोमोटोपिया को पकड़ना है ना। अगर आपको क्लास लाइक कर रहे हो तो लेट मी नो, मुझे फील करवाओ दोस्तों। लेट मी नो, डू यू रियली लाइक इट और नॉट? अगर लाइक कर रहे हो तो लेट मी सी योर कमेंट्स फास्ट। या गुड 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 गुड। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों। अगला सेंटेंस है द बैंड प्लेड टू ए स्मॉल क्राउड एट द कॉन्सर्ट। स्मॉल क्राउड एट द कॉन्सर्ट। बैंड म्यूजिकल बैंड, ऑर्केस्ट्रा बैंड है वो जो प्ले कर रहा है। किसके सामने कर रहा है? टू अ स्मॉल क्राउड। स्मॉल क्राउड देखते ही थोड़ा सा माइंड में इस क्राउड है, वो भी कैसी स्मॉल क्राउड। स्मॉल क्राउड होता है या नहीं होता है? तो फिर आ जाए आपका ऑक्सीमोरॉन। नाउ क्राउड इज समथिंग विच इज क्राउडेड और उसको आगे क्या लिख दिया? स्मॉल। टू ऑपोजिट आइडियाज पुटिंग टुगेदर साइड बाय साइड। यस यार, यस सर, गुड। अनिल, थैंक यू। आरती, प्रिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आ जाओ, ध्यान दे दो स्क्रीन के ऊपर। सीधा चलते हैं अगला सेंटेंस। शी इज एज टाइनी एज माउस। इसके अंदर तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। I don't want to spend a single second for the answer. It's a very straightforward, since we can see as because she is being compared with a mouse. And what is the likeness between them? Semblance क्या है? दोनों में समानता क्या है? दोनों ही tiny है, छोटे हैं। दो अपोजिट चीज, दो अलग अलग चीजों के अंदर एक समानता ढूंढना, सिमिली। यस, उपमा अलंकार। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। Her blonde hair shine like the sun. Again like, so again simile. And the one more sentence. Seema, Suzanne, suddenly, stretched, slowly. S. Repetition of S 4 times in a sentence. 4 बार एक ही सेंटेंस में S जो लेटर का है वो रिपीटेशन है। और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स can fall in the category of which figures of speech? That is alliteration. So दोस्तों आप आराम से देख पा रहे हैं simile, personification, metaphor, oxymoron, simile, again simile and then alliteration. So 7 sentences को देखा आपने, की के हिसाब से आंसर्स भी देखे and you all participated so fantastically, so creatively, so actively. That is the action which is expected by you. That is the kind of interest and that is the kind of involvement and engrossment which we expect from you. If you involve yourself in your studies and if your dreams are powerful, if you can see your dreams floating before your eyes, it becomes so easy for you to go with the flow.
there will be no feeling, no one, no obstacle, no problem, no hurdle that can stop your way. But what you need to do is to constantly focus on your dream, constantly see you as a successful law person, as a great advocate. जो इतना जबरदस्त बोल रहा है, बार बार अपने आप को विजुअलाइज करेंगे तो रास्ते में आने वाली कोई भी मुसीबत नहीं दिखेगी दोस्तों, और आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव इमेजरेबल पावर विद इन यू, बिलीव मी। क्योंकि आपकी जो जन्म हुआ है ना दोस्तों, वो ह्यूमन बीइंग के रूप में हुआ है, एंड द बर्थ एज ह्यूमन बीइंग इज ए गिफ्ट बाय गॉड. You are directly gifted by God to your family, and your family has, brought up you in a very powerful manner to make you an asset for this nation. इस देश का बहुत बड़ा asset बनने वाले हो आप. You have greater responsibility. उस responsibility को realize करिए और आगे बढ़िए. आगे बढ़े दोस्तों. सर प्लीज एक्सप्लेन ऑक्सीमोरॉन एंड ओनोमोटोपिया. सिंपल बेटा, ऑक्सीमोरॉन जो होता है दो अपोजिट चीजों को, देखो क्राउड क्या होती है, बहुत बड़ी भीड़ होती है, और स्मॉल बता दिया भीड़ को छोटा, दो अपोजिट चीजें आसपास रख देना, है ना. ग्रैंड बेबी, बेबी ग्रैंड कैसे होगा. काइंड क्रूअल्टी, क्रूअल्टी काइंड, दोनों पास पास रखती. और ओनोमोटोपिया क्या होता है दोस्तों. ओनोमोटोपिया यानी किसी शब्द का उच्चारण ही उसका मतलब. बज, ट्वीट, राइट, जूम, था, फ्लटरिंग ऑफ पेपर, किसी शब्द का उच्चारण ही उसका मीनिंग निकलता है. आगे एक आध एग्जाम्पल आएगा तो उसमें उसको और गौर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके सर, रोर्स है तो ओनोमोटोपिया नहीं आएगा क्या तीसरे में. देखिए दोस्तों, एक जो पोएटिक लाइन होती है उसके अंदर 5-6 एंगल्स क्रिएट किए जा सकते हैं. सिंस दिस पर्टिकुलर थर्ड एग्जांपल, अ ट्रेन इज अ ड्रैगन, इसका मीनिंग क्या है. ट्रेन एक ड्रैगन है या ट्रेन ड्रैगन की तरह. जैसे ट्रेन आप किसी टनल में से निकलती है तो रोरिंग साउंड आता है, ड्रैगन भी रोर करता है, तो कंपैरिजन ही हो रहा है ना. दो डिसिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन होना, ये प्राइमरी बात है. रोरिंग साउंड जो है वो ड्रैगन भी निकालता है, तो ड्रैगन का मतलब तो रोर नहीं है, ट्रेन का मतलब तो रोर नहीं है ना. डू यू गेट माई पॉइंट. ओनली ROAR रोर लिखा होता तो हम उसे ओनोमोटोपिया करते, बट प्राइमरीली दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट. डू यू गेट इट. समझ में आ गया. ओके मैं हाँ एक्सप्लेन करूंगा. सर यूफेमिज्म और आयरनी दोस्तों आज तो हाई नहीं ना, आएगी जब जरूर बात करेंगे, है ना. यूफेमिज्म पे वैसे बात हो चुकी है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द यूफेमिस्टिक टोन ऑफ अ पैसेज. किसी बुरी और खराब बात को बिल्कुल माइल्ड कह के कहना ताकि सामने वाले को दर्द नहीं पहुंचता है. मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आपके बच्चे जो है बड़े शैतान हैं, जबकि आप तो ये कहना चाहते थे गुंडे किस्म के बच्चे हैं. क्या है, जब भी कभी आते हैं आपके घर में चाय वाय गिरा देते हैं, चिल्लाते फिराते हैं. अब आप उन बच्चों की इंसल्ट नहीं करना चाहते हो, यू जस्ट से आपके बच्चे तो बहुत थोड़े शैतान बच्चे हैं मिस्टर शर्मा, प्यार से थोड़ा सा टरका देते हो. तो यूफेमिस्टिक स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट इन विच यू कन्वे अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट इन ए वेरी माइल्ड वे, बहुत ही माइल्ड वे में कहते हो. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं. देयर आर सर्टेन मोर एग्जांपल्स. प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूं दोस्तों. पहला, द लाइट वेट फाइटर लॉस्ट सो मच वेट. सेकेंड, ही लुक्ड एज थिन एज अ रेल. पोली पैटर्स पॉजिटिवली प्लेड पिंग पोंग. सबके फिगर ऑफ स्पीच बताने, जल्दी से पढ़ करके लिखना शुरू करो. When the pitcher finished 9 innings, he was hungry enough to eat a horse. Crack went the bat as the pitcher hit a home run. The ice in the arena was as smooth as glass. The kite drank the wind and laughed across the sky. We ate catfish for dinner. The trophy glistened like gold in the sun during the awards ceremony. Happy Harry handles handsprings horribly. The water was a glow that enveloped the swimmer's body. Hanji. So you have 10 more sentences before you. है ना. So एक एक सेंटेंस, पहले सेंटेंस में लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे सिमिली है, दूसरे में लिख रहे हैं कि साहब ये एलिटरेशन है, बिल्कुल ठीक. तीसरे में लोग हाइपरबोली भी लिख रहे हैं, बिकॉज देखिए बहुत सिंपल है. एज आ रहा है यहाँ पे, ये पी साउंड रिपीट हो रहा है, एंड देन ही वॉज इनफ टू ईट ए हॉर्स की बात हो रही है. क्रैक साउंड को इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिया है, तो फोर्थ तो बहुत ईजी है आपको पहचानना, राइट. द आइस इन द एरेना वॉज एज स्मूथ एज वर्ड है. द काइट ड्रैंक
ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दीज आर और क्लूज। क्लू होता है ना, अपन क्लू पे बात कर चुके हैं, एवरी सेंटेंस गिव्स यू ए क्लू। वी एट कैटफिश, यू नो, अ कैटफिश, द ट्रॉफी ग्लिसन्ड लाइक गोल्ड, हैप्पी हैरी हैंड स्प्रिंग्स हॉरिबली, द वाटर वॉज अ ग्लो दैट एनवेलप्ड द स्विमर्स बॉडी, है ना। बताइए, ये अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं। यस, एक एक वापस आने वाला है और उस पर बात करें। की देखते हैं दोस्तों, चलिए की देखते हैं, ये लीजिए प्रैक्टिस टेस्ट की देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द लाइट वेट फाइटर लॉस्ट सो मच वेट ही लुक्ड एज थिन एज ए रेल। सो दिस पर्टिकुलर example belongs to specifically simile because you have very explicitly the word edge, thin edge. Fighter, the lightweight fighter is being compared with rail. समझ में आ रही बात? तुलना हो रही है, edge वर्ड आया हुआ है, simile है। दूसरा, Polly Petters positively played ping pong, बहुत आसान है। P साउंड का बहुत ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, alliteration है। इसमें तो अब थॉट ही नहीं लगाना है, बहुत इजीली इसको ग्रास्प कर सकते हैं। पहले में सिमिली, दूसरे में एलिटरेशन, तीसरे में पर्सोनिफिकेशन, चौथा में ओनोमेटोपोएia। अक्षिता सेज, तो देखता है तीसरा क्या है। व्हेन द पिचर फिनिश्ड 9 इनिंग्स, 9 इनिंग उसने फिनिश कर दी थी। ही वॉज हंग्री इनफ टू ईट ए हॉर्स। यस, कोई भी एक घोड़ा पूरा पूरा नहीं खा सकता। सो ये बॉडी हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक साथ बहुत बड़े हॉर्स को खाने की बात कर रहे हो, एक्सेजरेट कर रहे हो, जो कन्वे करना चाहते हो मैसेज, उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण कह रहे हो। नेक्स्ट, क्रैक व्हेन द बैट एज द पिचर हिट अ होम। दिस पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड गौर से कर लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन ही बैट के टूटने जैसा हो रहा है। क्रैक, बैट टूट गया, क्रिकेट खेल रहा था, बैट टूट गया, तो ये क्या हुआ? ओनोमोटोपोएia। समझ में आया? अभी एक सवाल था आप में से किसी का कि ये ओनोमोटोपोएia कैसे होगा, ये आपके सामने आया। नेक्स्ट, द आइस इन द अरेना वॉज एज स्मूथ एज ग्लास, यू कैन सी वेरी इजीली एज स्मूथ एज, सो द सिमिली कम्स। Then one more sentence, the kite drank the wind and laughed across the sky. Now who is drinking the wind? Kite. Can a kite drink something? So what are we doing? We are putting human characteristics to a non-living thing, right? So what do we have? Personification, absolutely correct. मानकीकरण कर दिया हमने, निर्जीव चीजों में सजीवता का पोषण देना। Next, we ate catfish for dinner. आप देखिए इसके अंदर ऑक्सीमोरॉन, फिश भी है और कैट भी है, दो अलग अलग वर्ड्स को रख दिया, फिश और कैट। नेक्स्ट, द ट्रॉफी ग्लिसन लाइक गोल्ड इन द सन ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी। और अवार्ड सेरेमनी थी, जो ट्रॉफी मिलने वाली थी उसके ऊपर सूरज की रेज पड़ी और बहुत जबरदस्त चमक रही थी। सिमिले, यस। नेक्स्ट, हैप्पी हैरी हैंडल्स हैंड स्प्रिंग्स हॉरिबली। सो सिंपल, इट इज एज गुड एज सेंटेंस नंबर 2। 2 नंबर सेंटेंस में पी साउंड का रिपीटेशन है, यहाँ पर एच लेटर का रिपीटेशन है कॉन्स्टेंटली। सो हियर वी हैव अगेन एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। नहीं, यस। हाइपरबोली का कहाँ है, मैं समझा देता हूँ बेटा, ये रहा हाइपरबोली। ऑप्शन नंबर 3 देखो हर्षा, ऑप्शन नंबर 3 देखो। व्हेन द पिचर फिनिश्ड 9 इनिंग्स, 9 इनिंग कोई खिलाड़ी खेल चुका था। ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था, इतना भूखा था कि वो एक पूरे के पूरे घोड़े को खा सकता है। कोई भी स्टेटमेंट हम जब एक्सेजरेट करते हैं, ओवर स्टेट करते हैं, बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, उसे हाइपरबोली कहते हैं, एक्सेजरेशन। ओके, जैसे अपन कहते थे ना कि हनुमान जी अपने हाथ पर वे पूरा जो संजीवनी लेकर आ जाए, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट तो हाइपरबोलिक है ना। तो बहुत बड़े प्रणम्य है हनुमान जी, लेकिन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बिकॉज एवरी एपिक इज ए काइंड ऑफ पोएम, और पोएम्स में अलंकारों का प्रयोग होता है। कोई मर्डरर होता है, उसने मर्डर कर दिया और उसने हाथ धो लिया 20 बार, फिर भी उसके हाथों से, है ना, ब्लड की खुशबू नहीं जा रही, ये भी हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। भैया अपन कैसा भी हाथ धो लें तो आराम से साफ हो जाती है जो स्मेल, लेकिन वो जो ब्लड स्टेन्स हैं वो हाथ पे नहीं है, वो दिल पे छप जाते हैं, इसलिए हाइपरबोलिक स्टेटमेंट आ जाता है, राइट। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़कर लेकर आ जाऊंगा, ये कैसा स्टेटमेंट है ना। प्यार में पागल लोगों को कहते हुए सुना होगा, फिल्मों में कहते हुए सुना होगा, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा। हैज एवरीवन ब्रॉट, आज तो कोई लाया है क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया, मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव द वाटर वॉज अ ग्लो हो गया, ग्लो यानी बिल्कुल चमक गया। दैट एनवेलप्ड द स्विमर्स बॉडी, सो व्हाट इज इट? मेटाफर, जैसे तुलना हो रही है। चलिए मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए,
तो अभी क्या करना है आपको, डोंट फॉरगेट टू शैम्पू, शैम्पू करना मत भूलना। शैम्पू का मतलब क्या है, यस, सिमिले, हाइपरबोले, alliteration, metaphor, personification, oxymoron and onomatopoeia. ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये शैम्पू करना नहीं बोलना है कॉन्स्टेंटली, ये लगभग 7 तो आपके जबान पे, मस्तिष्क पे कोई स्टेटमेंट याद रहना ही चाहिए, 101%. सो बिफोर आई वाइंड अप टुडेज क्लास, लेट मी गिव यू सम मोर प्रैक्टिस टेस्ट टू यू. चलिए दोस्तों, एक बार और बात कर लेते हैं. ये आपके सामने कुछ फिगरेटिव क्विज आ रहा है आपके सामने, गौर से देखिएगा. फर्स्ट है, द हॉकी प्लेयर लॉस्ट हिज कंट्रोल व्हेन द पक रेन अक्रॉस द आइस. जल्दी से बताइए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख दीजिए. एक और दे दिए, द स्नो ऑन द स्की हिल वॉज पाउडर्ड सुगर. वन मोर, द कोच वॉज एज अपसेट एज अ लायन व्हेन हिज टीम लॉस्ट द गेम. Next, Freddie French fired 5 fabulous free throws. Next, the snowmobile was a rocket in the newly fallen snow. One more, the running shoes danced as the runner neared the finish line. Next, bang went the gun as the race started. Next, Stephen boxes in the light heavyweight division. Next, spotlighting several special sports shows seems significant for TV. Next, after the marathon, the runner was thirsty enough to drink the ocean. Next, the golf ball walked gently into the 9th hole. One more is there, the team members remained as cool as cucumbers after the game. And one more is there, extra credit, whatever sentence you are watching at present, what do all these sentences have in common? इनमें सब में common क्या है? Besides containing figurative language, all of them are examples from different kinds of figures of speech. One more common thing is associated with them. वो कौन सी? 12 के 12 वाक्यों में एक कॉमन बात है, सब एक पर्टिकुलर चीज से संबंधित है. कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ना? आप में से कितने लोग मुझे बता सकता है कि वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? चलिए, एक्स्ट्रा चीज बाद में देख लेंगे, पहले सेंटेंस के ऊपर गौर करते हैं कि इसका आंसर क्या है. विच फिगर ऑफ स्पीच इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सेंटेंस, द हॉकी प्लेयर लॉस्ट हिज कंट्रोल व्हेन द पक रेन अक्रॉस द आइस. चलो दोस्तों, देख लेते हैं क्विज की को, फटाफट देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज एसोसिएटेड विद पर्सोनिफिकेशन. द हॉकी प्लेयर लॉस्ट हिज कंट्रोल व्हेन द पक रेन अक्रॉस. कौन दौड़ रहा है? पक दौड़ रहा है. Next देखिए दोस्तों, the snow on the ski hill was powdered sugar. The example belongs to the metaphor. Next sentence, the coach was as upset as a lion. Simile. Next sentence, Freddie French fired 5 fabulous free throws. Repetition of letter F, it is alliteration. अगला, the snowmobile was a rocket in the newly fallen snow. Metaphor. The running shoes danced as the runner neared the finish line. Shoes कभी डांस नहीं करते हैं. Personification. Next, bang, bang बोलते ही क्या हो गया? Onomatopoeia, क्योंकि sound itself is the meaning. Next, Stephen boxes in the light heavyweight division. Oxymoron, है ना? Light, heavy, weight. Light और heavy आपस में क्या है? Contradictory words हैं. Next, spotlighting several special sports shows seem significant for TV. Repetition of letter S, alliteration. Next, after the marathon, the runner was thirsty enough to drink the ocean. पूरा का पूरा समुद्र पी लेता, इतना प्यास लगी उसे. बहुत बड़ा exaggerated sentence है, बहुत ज़्यादा hyperbolic statement में बोला गया है. Hyperbole. Next, the golf बॉल वॉक्ड जेंटली इनटू द 9th होल. देखो, बॉल खुद वॉक करके जा रही है, रोल करते हुए जाती है बॉल तो. और रोल क्यों करते हैं? क्योंकि वो गोल्फ स्टिक से हम उसे पुश करते हैं. लेकिन यहाँ पर गोल्फ बॉल को वॉक करते हुए दिखा है, लाइक ह्यूमन बींग्स. पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, द टीम मेंबर्स रिमेन्ड एज कूल एज. एज कूल एज, एज कूल एज, एज एज आ गया, तुलना हो रही है. सिमिले. एंड द क्रेडिट. तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो क्या किससे जुड़े हुए हैं? बहुत सीधा सा है, गौर करिए. सारे के सारे स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच. एंजॉय द डे अहेड. इट वाज वंडरफुल सेशन टॉकिंग टू यू ऑल. आई एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीचेस. बहुत ज़्यादा
पूरे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें आपने आज समझी, पढ़ी, देखी, सुनी, वो उतना अच्छे से तैयार कर लीजिए। और कल के क्लास के अंदर अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच का स्टेटमेंट आ जाता है या कोई एक्सप्लेनेटरी नोट पे अपन बात करते हैं, टुमारो वी शैल बी डिस्कसिंग आरसी पैसेजेस विथ स्पेसिफिक अप्रोच इन विच that approach will evaluate the way you actually try to understand the given passage. Thank you so much. I enjoyed a lot. If you liked the session, please like it, share it, and if you haven't yet subscribed the channel, please go and subscribe and let me know in your comment after this class how was the session and what are the different kinds of feedbacks. Thank you so much. Signing off from this platform. Bye bye.